माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप सबका स्वागत है एक और नए लेक्चर के अंदर। नया टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ 2 मिनट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। अभी तक हमने ऑडिट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की है, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है। स्टार्टिंग फ्रॉम एसे से शुरू करते हुए हमने कुछ ऑडिट की बेसिक बातें भी पढ़ी। उसके बाद ऑडिट के टाइप्स, उनका क्लासिफिकेशन, कुछ इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, फिर डिफरेंट एंटिटीज़ की ऑडिट, उसके बारे में एक ओवरव्यू लिया। और ये टॉपिक में मैंने ज़्यादा समय इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये सारे टॉपिक बेस्ड है आपके एसेस के ऊपर। चाहे आप इंटरनल कंट्रोल्स की बात करो, चाहे आप रिस्क असेसमेंट की बात करो, चाहे आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन की बात करो, चाहे आप ऑडिट एविडेंस की बात करो, वैसे ये सारे अलग अलग चैप्टर है। लेकिन जब हमने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ लिए तो इंटरनल कंट्रोल्स भी क्लियर हो गए, आपके ऑडिट एविडेंस भी क्लियर हो गए। एक मुद्दा था अलग अलग एंटिटीज़ की ऑडिट, तो उसके लिए मैंने आपको एक थीम बताई थी कि बेसिकली ऑडिट वैसे ही होती है जो हमें स्टैंडर्ड्स बताते हैं, उसी तरीके से होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो एंटिटी का नेचर क्या है। आपको ऑडिट के लिए एज ए ऑडिटर वही सारी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। सिर्फ आपके काम करने का थोड़ा सा तरीका, चीज़ें चेक करने को आपको अलग अलग मिलती है हर एंटिटी के अंदर। फिर इसके साथ और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जैसे वाउचिंग क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, वैल्यूएशन, ठीक है, इस तरह के टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। देन उसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था हमने, ईडीपी ऑडिट, जहाँ उस एनवायरनमेंट में ऑडिट करना जहाँ डाटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से प्रोसेस हो रहा है डाटा। तो उस एनवायरनमेंट में ऑडिटर कैसे ऑडिट करेगा, क्या क्या चैलेंजेज होंगे, क्या क्या नई चीज़ें हैं, तो यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैंने आपसे हर दिन एक ही रिक्वेस्ट की है, आप 15 मिनट्स के लिए एवरी डे जो भी क्लास के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, वो आप एक बार घर पे वापस खुद ज़रूर देखें अपने खुद के हिसाब से। चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो अपने हिंदी के नोट से देखें, इंग्लिश के हो तो आप अपने इंग्लिश के नोट से देखें। जब ये आप साथ साथ में करोगे तब आपको पढ़ने का मज़ा आएगा, चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देगी धीरे धीरे। अदरवाइज़ क्या होगा, चीज़ें इकट्ठी हो जाएगी, वापस आपके लिए वही होगा कि आपको ज़ीरो से शुरू करना है। और मैं वो नहीं चाहता कि आप वापस से शुरू करो ज़ीरो से। आप साथ में रहिए। आप अगर अभी तक नहीं थे तो आज से साथ में हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो टॉपिक रह गए बाद में देख लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, एक हम करेंगे क्या, मैराथन क्लास, या आप कह दीजिए रिवीजन क्लास। ये रिवीजन क्लास के अंदर हम सारे कॉन्सेप्ट शुरू से लेके आखिरी के 4 से 5 घंटे के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे। और ऑडिट के अंदर मेरा एश्योरेंस है आपको 90% प्लस एक्यूरेसी। एक भी स्टूडेंट जिसने सारी क्लासेस प्लस एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए एक बार घर जाके इन चीज़ों को, घर जाके आदत हो गई फिज़िकल क्लासेस ले लेके, मतलब आप घर पे खुद से अगर देखते हो तो आपकी एक्यूरेसी एग्ज़ाम के अंदर ऑडिट सब्जेक्ट में 90% प्लस रहेगी। इतने इजी क्वेश्चन, इतने बेसिक क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे आप एओ का एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे जूनियर अकाउंटेंट का, ठीक है। मैंने खुद ने ऑडिट की वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम मेरा क्रैक हुआ सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मेरी थ्योरी सब्जेक्ट जो थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे। मैंने उनको बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, समझ रखा था, और क्योंकि मैं टीचिंग में था तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा मेरे लिए आसान थी। लेकिन पूरा क्रेडिट जो है वो इन थ्योरी सब्जेक्ट को ही जाता है। तो आप भी इनकी इम्पोर्टेंस समझे। और अभी तक अगर आप बराबर लय में नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, आज से आप ज्वाइन करें। हर टॉपिक अपने आप में आपको 2-4 नंबर दिलाएगा, ठीक है। चलिए, इसी बात के साथ मैं आज का डिस्कशन शुरू करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार क्विकली आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था। 2 बातें पढ़ी थी हमने बेसिकली। पहली चीज़ पढ़ी थी हमने ईडीपी ऑडिट, और दूसरी चीज़ पढ़ी थी हमने कॉस्ट ऑडिट। ध्यान से सुनिएगा। ईडीपी ऑडिट, ईडीपी ऑडिट में हमने पहली चीज़ पढ़ी थी कि ये ऑडिट खास क्यों है, इसमें खास क्या है। तो हमने कहा था एक वर्ड होता है ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल का मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन जो एंटिटी के अंदर हो रहा है
उसको स्टार्ट से लेके जिस जिस स्टेज से वो गुजरता है उसकी पूरी प्रोसेसिंग और जो फाइनल उसका आउटपुट जो जहाँ जाके वो ख़त्म होता है, यहाँ तक के इवेंट आप एक से एक को लिंक कर सकते हो कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ। इसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। और ये जो ऑडिट ट्रेल है, ये जब कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में काम हो रहा है एंटिटी के अंदर, उस तरीके से डाटा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रही है, तो वहाँ पे ये ऑडिट ट्रेल आपको नज़र नहीं आती है। वहाँ ऑडिट ट्रेल को ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो प्रोसेसिंग है वो किसके द्वारा होती है, सिस्टम के द्वारा। और आप ऑडिट ट्रेल तभी देख पाओगे जब आप उस सिस्टम को जानते हो कि ये सिस्टम में क्या लॉजिक यूज़ किए जा रहे हैं, क्या तरीका है, क्या सॉफ्टवेयर है जो किस तरीके से ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर रहा है। जैसे आप कोई एक्सेल भी नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर कोई फार्मूले लगे हुए हैं, जब तक आप फार्मूले नहीं जानोगे तब तक आप सिर्फ उस सीट को देख के कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो ये जो ऑडिट ट्रेल है ये अवेलेबल नहीं होती इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट के अंदर। तो उस स्थिति में ऑडिटर के लिए ये ऑडिट खास बन जाती है, और तब ये ईडीपी ऑडिट के लिए हमें खास तरह के इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है, इसी ईडीपी में इंटरनल कंट्रोल्स है वो किस तरीके के होते हैं। तो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो कौन सा, जनरल आईटी कंट्रोल। जनरल का मतलब ये कंप्यूटर है, इसके आसपास के कंट्रोल, जैसे कि प्रोग्राम कौन बनाएगा, जो सिस्टम जो सॉफ्टवेयर बन रहा है जिससे एंटिटी प्रोसेस कर रही है डाटा, वो कौन बनाएगा, कौन उसके लिए ऑथोराइज है, कौन उसमें चेंज कर सकता है। फिर ये सिस्टम यूज़ करने से रिलेटेड जो कंट्रोल्स है, इसको कौन यूज़ करेगा, कौन ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज करेगा, ठीक है, इनका मेंटेनेंस, मतलब कंप्यूटर के आसपास के कंट्रोल। आप सॉफ्टवेयर के अंदर जाके कुछ भी कंट्रोल चेक नहीं कर रहे हो, बाहर बाहर के कंट्रोल। और दूसरा होता है कौन सा, एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है उसके अंदर किस तरह के लॉजिक है, उसके अंदर किस तरह के कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, वो चेक करना, ठीक है, ओके। तीसरी चीज़ आती है, एक हमने वर्ड पढ़ा CAAT। ये क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। कंप्यूटर की सहायता से ऑडिट की कुछ टेक्निक जो हम कंप्यूटर की सहायता से परफॉर्म कर रहे हैं, या यूँ कह दीजिए ये उस तरीक़ों को कहते हैं जो ऑडिटर इस्तेमाल करता है। ऑडिटर इस्तेमाल करता है कोई सॉफ्टवेयर या कोई सिस्टम ऑडिट करने के लिए, किस में, ये कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में। इसका हमने एग्जांपल देखा था, जैसे ट्रेस डाटा। क्या होता है ट्रेस डाटा, हमने कहा था जो एंटिटी का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ऑडिटर अपनी तरफ से कुछ ट्रेस डाटा भेजता है, और क्या इसका रिजल्ट निकलता है वो उसको कंपेयर करता है क्या होना चाहिए और क्या निकला है। अगर दोनों सेम है इसका मतलब सही से प्रोसेस कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है, ओके, ठीक है। फिर और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो कम समय के अंदर ऑडिट करने में। एक जैसे ट्रांजैक्शन जहाँ होते हैं, ज़्यादातर एक ही तरीके से प्रोसेस हो रहे हैं, इतने सारे बल्क डाटा को आप सिस्टम के ज़रिए चेक कर सकते हो, ये भी फ़ायदा है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। मतलब ऑडिटर कुछ टेक्निक की सहायता लेके जो कंप्यूटर की सहायता से सॉफ्टवेयर से ये क्या करता है, ऑडिट करता है। फिर एक चीज़ आई थी कि ऑडिटर का जो ऑब्जेक्टिव और स्कोप है क्या वो बदल जाता है, तो हमने कहा था बिल्कुल नहीं बदलता। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है, क्या, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना है। स्कोप उसका अभी भी दायरा वही है, वो सारी चीज़ें चेक कर सकता है। सिर्फ उसके काम करने का तरीका, मतलब जो ऑडिट प्रोसीजर और जो ऑडिट एविडेंस है वो बदल जाते हैं। प्रोसीजर भी अलग होंगे और सबूत भी अब उसको अलग तरीके के मिलेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, आपने दो शब्द सुने होंगे, सॉरी, ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर एंड ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर, अराउंड द कंप्यूटर। हिंदी में इसका मतलब है कंप्यूटर की सहायता से ऑडिट, कंप्यूटर के द्वारा ऑडिट, और दूसरा कंप्यूटर के आसपास, अराउंड मतलब कंप्यूटर के साथ में उसके आसपास की ऑडिट। ये दो शब्द होते हैं, इन दोनों का मतलब आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। मैं बताता हूँ इनका क्या मतलब है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, थ्रू दी कंप्यूटर का मतलब तो आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर के जरिए ऑडिट। मतलब आप जो सिस्टम जो है कंप्यूटर, उसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं जिससे
एंटिटी के ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहे हैं, जिससे एंटिटी अपने ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर रही है, इस सॉफ्टवेयर की ऑडिट जो है वो क्या कहलाती है? थ्रू दी ऑडिट। मतलब ऑडिटर भी कोई टेक्निक यूज़ करेगा, कोई सिस्टम यूज़ करेगा, कोई सॉफ्टवेयर, ताकि वही सॉफ्टवेयर को इसको चेक कर सके। दूसरी तरफ जो अराउंड दी कंप्यूटर होती है, यहाँ ऑडिटर कंप्यूटर के उस सॉफ्टवेयर अंदर तक नहीं पहुँचता, वो सिर्फ क्या करता है, कंप्यूटर से रिलेटेड कंट्रोल चेक करता है कि इस कंप्यूटर से जुड़े हुए जो कंट्रोल है कि इसको कौन यूज़ कर सकता है, कौन ऑथोराइज्ड है, ये जो सॉफ्टवेयर इन्होंने बनाया है वो किसने बनाया, उसमें चेंज कौन कर सकता है, और वो क्या कर सकता है, कुछ फिजिकली कुछ टेस्ट एंट्रीज डाल सकता है, और जो आउटपुट निकला उसको देख सकता है किसके साथ, फिजिकली अगर हम करते ट्रांजैक्शन प्रोसेस तो क्या आउटपुट निकलता है, क्या नतीजा निकलता, और कंप्यूटर में हमने एंट्री डाली तो क्या नतीजा निकला, दोनों को चेक करेगा। ठीक है, बात समझ आई? ये किसके लिए काम आता है? ये जनरली आप सिर्फ रिस्क के असेसमेंट के लिए शुरुआत में काम कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो अराउंड दी। मतलब जब ऑडिटर, हमने एक पढ़ा था ऐसे 315, अंडरस्टैंडिंग दी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट को समझना, उसको समझने के लिए वो क्या करता है, कंट्रोल्स को समझता है, तो वो उसके लिए ये यूज़ कर सकता है। जबकि ये थ्रू दी ऑडिट जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ये तो जो एक्चुअल ऑडिट है उसके लिए काम आता है, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। मतलब जो ऑडिट प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स या सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। याद आ रहा है ये क्या? ये मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो। चलिए मैं मदद करता हूँ आपकी इसको याद दिलाने में, कोई दिक्कत नहीं है। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। ऑडिटर सबसे पहले करता है 315 ऐसे पढ़ा था, जिसमें ऑडिटर करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का असेसमेंट करता है। ठीक है, ये क्यों करता है असेसमेंट? तो इसका जवाब मैं लगभग 1000 बार दे चुका हूँ, 1001वीं बार सुन लीजिए। इसलिए करता है क्योंकि अगर वो रिस्क का असेसमेंट किए बिना सीधा ऑडिट शुरू कर देगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने आइटम है सबको उसको बराबर चेक करना पड़ेगा, फालतू में टाइम खराब होगा। लेकिन जब वो रिस्क का असेसमेंट कर देगा तो वो कहेगा, ये मान लो 5 तरह के ट्रांजैक्शन है, तो वो कहेगा इन 3 के अंदर तो रिस्क कम है और इन 2 के अंदर रिस्क ज़्यादा है, तो वो यहाँ ज़्यादा समय देगा, यहाँ ज़्यादा संसाधन लगाएगा, ना कि यहाँ पे। बात समझ आई? इसीलिए उसके लिए रिस्क का असेसमेंट करना ज़रूरी हो जाता है। और जब वो रिस्क का असेसमेंट कर लेता है, ठीक है, अब जब वो एक्चुअल ऑडिट पे आता है, ऐसे 500 सीरीज हमने पढ़ी कि उसको क्या ऑब्टेन करना होता है, ऑडिट एविडेंस, और उसके लिए वो क्या करता है, परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर, जो 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से बताइए? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में तो जो यहाँ इसने कंट्रोल का देखा था, क्या उनका डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन देखा था, डिज़ाइन और कि कंट्रोल किस किस तरह के डिज़ाइन किए हुए हैं, कैसे इम्प्लीमेंट किए हुए थे, लेकिन वो एक्चुअली ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, मतलब सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये उसने यहाँ पे रिस्क असेसमेंट के दौरान नहीं देखा था। अब वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या करेगा, वो कैसे ऑपरेट कर रहे हैं वो चेक करेगा। और सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर में वो क्या करेगा, जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहे हैं उन कंट्रोल्स के थ्रू, उनको चेक करेगा थ्रू टेस्ट ऑफ डिटेल्स या सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। ठीक है, अब जो ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर है, कौन सी, अराउंड द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के आसपास, तो वहाँ तो ये तो आप कब करते हो, जब आप रिस्क का असेसमेंट करते हो, कंट्रोल्स को सिर्फ बाहर से देख रहे हो कि किस किस तरह के कंट्रोल डिज़ाइन किए हुए और इम्प्लीमेंट किए हुए कंप्यूटर से रिलेटेड, कि भाई उसको सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन यूज़ कर सकता है, पहले उसको आईडी पासवर्ड डालना होगा, अगर उसमें कोई सिस्टम में बदलाव करना है तो ये ऑथराइज्ड पर्सन है, इससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी ताकि कोई मन मर्जी से चेंज नहीं कर सके, कोई बैक डेट में एंट्री करनी है तो उसके लिए कंट्रोल लगाया हुआ है। तो ये कंप्यूटर के आसपास के कंट्रोल है जो ऑडिटर शुरू में देखता है ताकि वो रिस्क का असेसमेंट कर सके। और जब वो एक्चुअल ऑडिट पे आता है तो वो होती है ऑडिट थ्रू दी कंप्यूटर। अब वो एक्चुअली कंप्यूटर को यूज़ करते हुए वो जो सॉफ्टवेयर है जिससे ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहा है उनके कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक कर रहा है, ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहा है। बात समझ आ रही है? ये 2 टर्म थी, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर और थ्रू द कंप्यूटर। थ्रू द कंप्यूटर का मतलब होता है जब वो एक्चुअली सिस्टम को यूज़ करते हुए ऑडिट करता है
वो जो सिस्टम एंटिटी में लगे हुए हैं जिससे डाटा प्रोसेस हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहे हैं, उनको चेक करता है। अराउंड द कंप्यूटर में वो ऐसा कुछ नहीं करता, ये तो एक शुरुआती एक्टिविटी है, ठीक है। ओके, चलिए दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कौन सी? कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट, देखिए अगर बात समझ आई तो प्लीज़ मुझे बताइए, नहीं भी आई तो भी मेरे तक बात पहुंचाइए कि हमें समझ नहीं आई। कॉस्ट ऑडिट देखते हैं जरा, कॉस्ट ऑडिट क्या होती है। देख चुके हैं वैसे तो हम, वापस से एक बार क्विकली मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। कॉस्ट ऑडिट, इसके लिए रूल्स कौन से हैं? तो हमने कहा है कॉस्ट कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014, ये इसके रूल्स हैं। और कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है, कौन सा? सेक्शन 148, जो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बताता है, ये लिखा हुआ है। अब देखिए सबसे पहले कौन करेगा ऑडिट, किसके लिए होगी ऑडिट? क्या सारी कंपनीज के लिए? तो हमने कहा कुछ कंपनीज हैं जिनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना क्या होता है? ज़रूरी होता है, ठीक है। जो प्रिस्क्राइब करता है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है? सेंट्रल गवर्नमेंट की इन कंपनीज को इस फॉर्म के अंदर CRA 1 के अंदर क्या करना होगा? कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। किस तरीके के होने चाहिए? इस तरीके की वो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर सके, पर यूनिट सेल्स कैलकुलेट कर सके कॉस्ट ऑफ, और पर यूनिट मार्जिन कैलकुलेट कर सके, इतने सफिशिएंट रिकॉर्ड होने चाहिए। और ये कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है हमें मटेरियल, लेबर सबकी अलग अलग रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, वेरिएबल, फिक्स, ताकि आप पर यूनिट कॉस्ट और ये कभी भी कैलकुलेट कर सको। दूसरी चीज़, जब ये रिकॉर्ड जिन कंपनीज के लिए बताए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके लिए फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मीनिंग क्या होगा? जो नॉर्मल बुक्स है वो, प्लस ये कॉस्ट रिकॉर्ड भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शामिल होंगे। दूसरी चीज़, जिन कंपनीज के लिए ये कॉस्ट रिकॉर्ड प्रिस्क्राइब किए गए, अब उनमें से कुछ कंपनीज के लिए कॉस्ट ऑडिट भी करवाना ज़रूरी है, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं क्या? 2 तरह की कैटेगरी। एक तो रेगुलेटेड सेक्टर, रेगुलेटेड का मतलब होता है ऐसे सेक्टर, ऐसे इंडस्ट्रीज जो नियंत्रित है गवर्नमेंट के द्वारा, कंट्रोल्ड है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, दवाई क्या हर कोई काम कर सकता है? नहीं, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर एल्कोहल हो गया, लिकर, क्या हर कोई बना सकता है? नहीं बना सकता, सिर्फ लाइसेंस के साथ ही आप बना सकते हो। इस तरह के जो आइटम है, 6 इंडस्ट्रीज़ हैं जो रेगुलेटेड सेक्टर है। और अगर रेगुलेटेड सेक्टर में आपकी कंपनी है और आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हैं क्या? कॉस्ट रिकॉर्ड, तो आपको कॉस्ट ऑडिट भी करवानी होगी। कब? क्या सारे रेगुलेटेड सेक्टर को करवानी है? नहीं। अगर उस कंपनी का टोटल टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, या किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस से उसका टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। और अगर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर है, मतलब इस रेगुलेटेड के अलावा दूसरे जितनी भी सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है, उनके लिए अगर टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा है, या किसी इंडिविजुअल से 35 करोड़ से ज़्यादा। ये इंडिविजुअल वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। मान लो एक कंपनी के 10 प्रोडक्ट है, सब मिला जुला के तो 90 करोड़ ही हो रहा है, लेकिन उसमें से एक मेन प्रोडक्ट है जो अपने आप में 50 करोड़ का टर्नओवर उससे है, तो फिर आपको क्या करने हैं? कॉस्ट ऑडिट करवानी ज़रूरी है। ओके, दोनों चीज़ें भूलोगे नहीं। पहली बात तो क्या सारी कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवानी है? 2 लिमिट। पहला तो वो कंपनी जिनके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताएं। दूसरा, अब जो मेंटेन कर रहे हैं उनमें से कुछ को ऑडिट करवानी है, सबको नहीं करवानी। किसको करवानी? तो रेगुलेटेड सेक्टर में तो 50 और 25, और नॉन रेगुलेटेड में 100 और 35। अब कुछ कंपनीज है जिनको नहीं करवानी होती। अगर उनका एक्सपोर्ट का टर्नओवर, किसी कंपनी का जो फॉरेन करेंसी में पैसा आ रहा है, वो उसके टोटल टर्नओवर का 75% से ज़्यादा है, टोटल का 75% से ज़्यादा है, या वो यूनिट कहाँ लोकेटेड है? SEZ में, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। या वो क्या काम करती है कंपनी? पावर जनरेशन का काम करती है फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, मतलब पावर जनरेट करके अपनी फैक्ट्रियों में ही वहीं इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर अपॉइंटमेंट की बात की हमने। अपॉइंटमेंट कौन करेगा बताओ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। कितने दिन में? 180 दिन में, साल शुरू होने के। कौन होगा? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा। ध्यान रखना, कंपनी का ऑडिटर क्या बन सकता है? कॉस्ट ऑडिटर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। रेमुनरेशन, पैसा इसको कौन देगा बताओ? कौन देगा? सॉरी, ये गलत लिखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तय करेंगे, लेकिन वो सब्सिक्वेंटली रेटिफाई होगा, मतलब
शेयर होल्डर्स बाद में उसको क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे, किसमें, जनरल मीटिंग में। तय कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये एक तरीके से अलग हो गया किससे, जो नॉर्मल ऑडिटर होता है उससे। उसके लिए शेयर होल्डर ही अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर ही रेमुनरेशन तय करते हैं। लेकिन यहाँ पे अपॉइंट भी कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रेमुनरेशन भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन सब्सिक्वेंटली शेयर होल्डर उसको रेक्टिफाई करेंगे। और अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, बीच में ऑडिटर मर गया, रिजाइन कर दिया, तो क्या होगा बताओ। एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस वेदर ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ, रिमूवल, किसी भी कारण से उसको हटा दिया, रिजाइन कर दिया, डेथ हो गई, तो ये कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर। प्लस वो इंटीमेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, केंद्र सरकार को बताएंगे कि भाई क्यों हटाया, क्यों छोड़ा, उसने आपने परेशान तो नहीं किया कहीं। ओके, बात समझ आई, ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट चीज, रिपोर्ट किसको करेगा बताइए, ऑडिटर रिपोर्ट किसको करेगा। तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है किसको, अगेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। किसको करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। कितने दिन के अंदर, साल खत्म होने के 180 दिन में। अपॉइंटमेंट 180 और ये भी 180 दिन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, तुरंत जैसे ही रिपोर्ट आई तो उसने, ऑडिटर ने जो भी कमेंट दिए, रिजर्वेशन दिए, क्वालिफिकेशन दिए, जो भी जैसा भी ओपिनियन था, उसके ऊपर कमेंट देंगे, अपने जस्टिफिकेशन देंगे, और 30 दिन में किसको भेज देंगे, केंद्र सरकार को, मोदी जी को, ठीक है। और मोदी जी चाहे तो क्या कर सकते हैं, कोई भी फर्दर क्लेरिफिकेशन क्वेरीज पूछ सकते हैं कंपनी से कि भाई ऑडिटर ने ये बताया कि आपने प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं की और आपने जो जवाब दिया हम उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो फर्दर क्वेरीज पूछ सकते हैं। फिर एक चीज़ आती है ड्यूटी टू रिपोर्ट फ्रॉड। अगर उसको फ्रॉड कहीं दिखता है तो जैसे कंपनी ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रॉड को लेके, वो सेम टू सेम इस पर भी एप्लीकेबल होगी। कंपनी ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है रिपोर्ट करने की, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। कॉस्ट ऑडिट कैसे की जानी है, तो जैसे नॉर्मल ऑडिट होती है वैसे ही होती है। पहले ऑडिटर देखेगा उसका अपॉइंटमेंट प्रॉपर है या नहीं, फिर वो प्लानिंग करेगा, रिस्क असेसमेंट करेगा, फिर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा और कंक्लूजन तक पहुंच जाएगा। उसको दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है कि एक तो कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करते वक्त कॉस्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए थे या नहीं। जैसे एएस होते हैं अकाउंटिंग के लिए, तो कॉस्ट के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेके 24 तक, ठीक है। दूसरा, ऑडिट करते वक्त उसको कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड्स भी ध्यान में रखने हैं। जैसे हमने एसेज पढ़े थे नॉर्मल ऑडिट के लिए, वैसे कॉस्ट ऑडिट के लिए भी ये होते हैं कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड्स, जो है 101 से लेके 104। अब आपके लिए सिर्फ इनका नाम जानना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है डिटेल में। मैं आपको क्विकली एक बार बता देता हूँ क्या है ये चारों एसेज। देखिए, सबसे पहला 101 ऐसे है क्या, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट। प्लानिंग को लेके इसमें देखना है, शुरू करने से पहले उसका अपॉइंटमेंट देखेगा, एथिकल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है नहीं, क्या क्या उसका स्कोप है, क्या क्या एरिया है, ऑडिट के मेंबर कौन होंगे, प्लानिंग करेगा, एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनाएगा, सेम वही जो यहाँ जिसके ऊपर बेस्ड उसका ऑडिट प्लान होगा, ठीक है। वो नॉलेज ऑब्टेन करेगा बिजनेस का, इंडस्ट्री का, प्रीवियस ऑडिट का, ठीक है, रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या होगा, सारी चीज़ों की जानकारी लेगा। दूसरा ऐसे है, सॉरी, कॉस्ट स्टैंडर्ड है, कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड कौन सा, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। जैसा 230 था वैसे ही ये है, ऐसे 230 की तरह कॉस्ट डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। फिर ऐसे 103 जो बात करता है किसकी, जैसा ऐसे 200 था वैसा ये एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट कॉस्ट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ये 103। और फिर 104 है कौन सा, नॉलेज ऑफ बिजनेस एंड प्रोसेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट को लेके, ओके, ठीक है। ये बात क्लियर है, मेरे हिसाब से मेरी मेहनत रंग लाएगी, आपको ये चीज़ समझ आई है। चलिए अब नया टॉपिक डिस्कस करते हैं हम लोग, अगला मैनेजमेंट ऑडिट। अगेन मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हर एग्ज़ाम के अंदर इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा और ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 2-3 भी मिल सकते हैं। सिर्फ आपको समझना है मैनेजमेंट ऑडिट होती क्या है। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ।
देखिए जो नॉर्मल ऑडिट होती है, नॉर्मल ऑडिट का मतलब, नॉर्मल ऑडिट जब मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट होती है। किसकी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते हैं किसके बेस पे? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके आधार पे तैयार होते हैं। अब ये जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट है, क्या ये मैनेजमेंट के कामकाज पे रिपोर्ट देता है? मान लो मैनेजमेंट निकम्मा है, निकम्मा मतलब कोई काम के नहीं है, लोग बाग ना कोई ढंग से मैनेज कर रहे हैं, बस यूं ही चला रहे हैं कंपनी को जैसे तैसे करके धक्का देके, कोई उनमें एफिशिएंसी नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई इफेक्टिवनेस नहीं है, जो निर्णय लिए जाते हैं मेंबर्स द्वारा, शेयर होल्डर द्वारा, उनको प्रॉपर लागू नहीं कर पाते, कोई इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बताओ क्या ऑडिटर अपनी इस रिपोर्ट के अंदर इन चीज़ों पे टिप्पणी करता है? नहीं। ऑडिटर का काम तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना है कि उसमें जो डाटा है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। तो जैसे जैसे बिजनेस मॉडर्न हुए तो ज़रूरत पड़ी किस चीज़ की कि भाई सिर्फ इन चीज़ों से मतलब नहीं है। शेयर होल्डर जिन्होंने पैसा लगाया है, क्रेडिटर जिन्होंने पैसा उधार दिया है, या दूसरे जितने भी यूज़र्स है, कंपनी को एक्चुअली चला तो कौन रहा है? मैनेजमेंट चला रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं और उनके जितने भी स्टाफ है वो चला रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स ने चाहा कि भाई इन मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, इनकी जो वर्किंग है, जो काम करने का तरीका है, उसको भी तो चेक किया जाए कि भाई वो एफिशिएंट है या नहीं, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। तब ज़रूरत पड़ी किसकी? एक ऑडिट का नया कॉन्सेप्ट जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बियॉन्ड जाता है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक कदम आगे जाता है और क्या देखता है? जो ओवरऑल मैनेजमेंट है कंपनी का, ओवरऑल मैनेजमेंट जिसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, की मैनेजरियल पर्सन, उसके नीचे के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, वो सारे पर्सन क्या सही से काम कर रहे हैं या नहीं। ओवरऑल कंपनी की जो वर्किंग है क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो क्या करता है? अपनी रिपोर्ट देता है। तो एक सवाल मेरा जवाब दे दीजिए, क्या ये कंपलसरी है? तो अभी तक भारत के अंदर ऐसी कोई ऑडिट कंपलसरी नहीं है। तो क्या इसका स्कोप फिक्स है? जब कंपलसरी नहीं है तो इसका स्कोप जो दायरा है कि क्या क्या चेक करना है, क्या वो फिक्स हो सकता है? नहीं। तो ये भी तय होता है, ऑडिट टू ऑडिट डिपेंड करता है, क्योंकि एक वॉलेंट्री एक्टिविटी है। तीसरी चीज़, कौन अपॉइंट करता है? तो कोई भी कर सकता है, मैनेजमेंट खुद भी कर सकता है अपनी चेक करने के लिए परफॉर्मेंस को, या शेयर होल्डर्स भी कर सकते हैं, तो कोई भी अपॉइंट कर सकता है। ठीक है, ये थीम समझ आई क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी और क्या चीज़ है ये। चलिए अब इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पढ़ते हैं क्या? मैनेजमेंट ऑडिट। सबसे पहले मीनिंग क्या होती है मैनेजमेंट ऑडिट? इट्स अ वॉलेंट्री एक्टिविटी। क्या कंपलसरी है? नहीं, हमने कहा वॉलेंट्री एक्टिविटी, मतलब अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से काम किया जाता है। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस, ये अपने आप में एक यूनिक प्रोसेस है जो अप्रेज करता है द परफॉर्मेंस ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, और इन अदर वर्ड अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या करता है? एक यूनिक प्रोसेस है मैनेजमेंट ऑडिट, जो अप्रेज करने का मतलब एक तरीके से चेक करके उस पर कमेंट करना या देखना या इवेल्युएट करना। किसको? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को, या सिंपल भाषा में कहे तो मैनेजमेंट को। ये क्या कहलाती है? मैनेजमेंट ऑडिट कहलाती है। क्या ये रूटीन एक्टिविटी है? नॉन रूटीन है, ये रूटीन नहीं है। देन कौन पर्सन हो सकता है मैनेजमेंट ऑडिट? कौन कर सकता है? क्या ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट है क्या कंपनी ऑडिटर की तरह? ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी। तो कोई भी पर्सन हो सकता है मैनेजमेंट ऑडिटर। क्या कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट है? कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एनी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज नीडेड। CA CMA ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। जैसे आपने बड़ी बड़ी ये जो कंपनीज है बिग 4, PwC, इनका नाम सुना होगा। ये लोग ऐसे प्रोजेक्ट लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को इवेल्युएट करना, उनको चेक करना। तो उसमें इंजीनियर, प्रोफेशनल, वैल्यूअर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर तरह के प्रोफेशनल होते हैं जो मैनेजमेंट की सारी गतिविधियों को क्या करते हैं?
चेक करते हैं और उन पे सुधार कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कहाँ कहाँ गुंजाइश है, उसके ऊपर सजेशन देते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ऑडिटर जो है उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन हम कहेंगे वो इतना कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो ऑडिट कर सके, अपना ओपिनियन दे सके, जो भी उसने चीज़ें देखी है वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग का होना चाहिए, ठीक है, अनबाइज्ड व्यू रख सके, ठीक है, अपना एक ओपिनियन रख सके बिना किसी के इन्फ्लुएंस के, ठीक है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे सेंटिमेंटल हो, कैसे भी लालच में ना आए बिना। अपॉइंटमेंट कौन करता है? या तो मैनेजमेंट या मेंबर्स। क्या गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी है? नहीं। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं बताओ मैनेजमेंट ऑडिट के? सबसे पहला तो मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को अप्रेज करना, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को देखना और उस पर कमेंट करना, ठीक है, या इवेल्युएट करना, ठीक है। सेकंड चीज, स्पॉटलाइट द डिसीजन एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन कन्फर्मिटी विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स। ऐसे डिसीजन मैनेजमेंट के, ऐसी गतिविधियां जो ओवरऑल कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो है उनसे अलग ही है। मतलब मैनेजमेंट कुछ ऐसा उल्ट पटांग डिसीजन या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है कंपनी के लक्ष्यों से बिल्कुल भिन्न है, मतलब वो अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको हाईलाइट करना। नेक्स्ट, असरटेन करना दैट ऑब्जेक्टिव्स आर प्रॉपरली अंडरस्टूड एट ऑल लेवल। ये देखना कि जो मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव तय किए, जो शेयर होल्डर्स ने या दो चार जो गवर्नेंस ने ऑब्जेक्टिव तय किए, कंपनी के जो लक्ष्य बनाए हैं, क्या वो सबको पता भी है या नहीं, मतलब निचले लेवल तक सबको ये बात पता है या नहीं। नेक्स्ट, असर्टेन दैट कंट्रोल्स प्रोवाइडेड एट डिफरेंट लेवल, जो अलग अलग लेवल पे जो कंट्रोल लगाए गए हैं वो एडिक्वेट है, इफेक्टिव है इन अकम्प्लिशिंग द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव और प्लान ऑफ ऑपरेशन। जो भी वो कंट्रोल लगा रहे हैं क्या वो इफेक्टिवली एडिक्वेट बराबर है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, इवेल्युएट प्लान विच आर प्रोजेक्टेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, कंपनी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो भी प्लान बनाए जा रहे हैं क्या वो सही है या नहीं। ओके। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ ऑडिट। बताओ स्कोप क्या होगा? इसका स्कोप फाइनेंशियल ऑडिट से ज़्यादा होगा या कम होगा? जो नॉर्मल ऑडिट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उससे ज़्यादा स्कोप होगा या कम होगा? जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा। वहाँ तो सीमित, सिर्फ हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक सीमित रहते हैं, यहाँ तो दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम कहेंगे सबसे पहली चीज़ तो ये डिसाइड होता है हर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उनकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि वो क्या चेक करवाना चाहते हैं। जैसे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट चाहता है हमारे जो रिसोर्सेज है, संसाधन, पैसा, असेट, उनका सही यूज़ हो रहा है या नहीं, ये देखना चाहते हैं। या जो भी एम्प्लॉय सही काम कर रहे हैं या नहीं, प्लान सही काम कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखना रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर्स कैपिटल, कि प्रॉपर उनको ROI दे रहे हैं या नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने पैसा लगाया वो पुअर है, एडिक्वेट है या अबो एवरेज है। सही काम करेंगे तो अबो एवरेज होगा, गंदा काम करेंगे तो सही डिसीजन नहीं लेंगे तो पुअर होगा। दूसरा, रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस विद इट्स ओन शेयर होल्डर, इन्वेस्टिंग पब्लिक के साथ कैसा रिलेशन है, एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा रिलेशन है। द एम एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट एट इट्स वेरियस लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। जो अलग अलग मैनेजमेंट के लेवल होते हैं, देखिए टॉप लेवल जिसमें एकदम एग्जीक्यूटिव टाइप के लोग होते हैं, फिर मिडिल लेवल के मैनेजर टाइप के लोग, फिर नीचे ऑपरेशनल मतलब जो एक्चुअली फ्लोर पे काम करते हैं वर्कर्स टाइप के लोग। इन तीनों की इफेक्टिवनेस क्या सही काम कर रहे हैं या नहीं, सब एक ही लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं या सब अपनी मर्जी से कुछ भी काम कर रहे हैं। जैसे अगर आप कोई सरकारी कंपनी देखोगे या कोई सरकारी ऑफिस देखोगे तो वहाँ ये चीज़ें आपको कम मिलेगी। ऊपर लक्ष्य कुछ है गवर्नमेंट का, मिडिल लेवल मैनेजर्स कुछ मर्जी से अपने हिसाब से लक्ष्य देते हैं और नीचे वालों को तो पता ही नहीं हम क्यों काम कर रहे हैं, बस जा रहे हैं और आ रहे हैं। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी है, अगर आप इन्फोसिस और ऐसी बड़ी हाईली मोटिवेटेड कंपनी में जाओगे तो हर आदमी को क्लियर है कंपनी के ऑब्जेक्टिव, उनका टारगेट क्या है कि कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना इस तरीके से। ओके। नेक्स्ट, हाउ टू परफॉर्म इट, कैसे परफॉर्म की जाए। तो मैनेजमेंट ऑडिट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एरिया ऑफ ऑपरेशन सेलेक्ट करना है कि मैनेजमेंट के कौन से एरिया को आप जज कर रहे हो, कौन से को एवेल्यूएट कर रहे हो, वो सेलेक्ट किया। दूसरा देखा क्या हमारे ऑब्जेक्टिव, स्टैंडर्ड और टारगेट होने चाहिए। आप कुछ तो तय करोगे ना, मान लो ये कोई मैनेजमेंट की एक गतिविधि चल रही है, उसको आप चेक करना चाह रहे हो, तो आपको पहले एक स्टैंडर्ड तय करना पड़ेगा कि भाई ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा है इसका मतलब सही है। तो इसको इससे कंपेयर करने के लिए आपको कोई स्टैंडर्ड टारगेट देखना पड़ेगा, वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा।
फिर देखना कि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो मीट कर रहे हैं या स्टैंडर्ड्स को या नहीं, जो नॉर्म्स है, जो टारगेट्स बताए गए हैं, क्या उनको एक्चुअली मीट कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं है तो क्या कारण है उसके, क्या टारगेट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या फिर मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी है। भाई ऐसा तो है नहीं कि ये टारगेट थे और मैनेजमेंट यहाँ काम कर रहा है तो इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है, इसका मतलब मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है। क्या सीधा ऐसा कह सकते हैं? नहीं, आपको देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है टारगेट बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट दे दिए, या फिर टारगेट तो सही थे लेकिन मैनेजमेंट ही ढीला है, इससे कुछ काम नहीं होता। नेक्स्ट, सॉरी ऐसा वर्ड यूज लिया मैंने। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश what is done to ensure that achievement of norms, targets and standards। अब क्या सिर्फ ये कमी बता के छोड़ देगा? नहीं, वो ये भी देखेगा कि क्या स्टेप लेके आप इन टारगेट्स को अचीव कर सकते हो, जैसे प्लानिंग, ऑपरेशन, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, कंट्रोल। इनको सजेशन भी देगा कि आप इस तरीके से प्लानिंग कीजिए, ऐसे एग्जीक्यूट कीजिए, बराबर टाइम टू टाइम खुद को मेजर कीजिए, तब जाके आप टारगेट्स को अचीव कर पाओगे। रिपोर्टिंग किसको होती है? नॉर्मली टॉप मैनेजमेंट या जो भी डिसाइड होता है, शेयर होल्डर्स या जो भी, ठीक है। टेक्निक्स बाय विच मैंने ऑडिटर कैन आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एरियाज, वो टेक्निक जिनसे ऑडिटर आइडेंटिफाई कर सकता है प्रॉब्लम एरियाज कौन कौन से, और उसके लिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे वो सर्वे कर सकता है कि पॉसिबल कहाँ कहाँ वीकनेसेस है, मैनेजमेंट की जो अलग अलग रिपोर्ट पब्लिश होती है साल भर में उनको पढ़ सकता है, इंटरनल ऑडिट जो हुई, इंस्पेक्शन हुआ, उसकी रिपोर्टों को यूज़ कर सकता है कि भाई उन्होंने भी तो कमियां देखी होगी, फिजिकली खुद एग्जामिन कर सकता है, कुछ टेस्ट एग्जामिनेशन कर सकता है, ट्रांजैक्शन का डिस्कशन कर सकता है एम्प्लॉयज़ और ऑफिशियल के साथ। ये टेक्निक यूज़ कर सकता है वो प्रॉब्लम एरियाज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए। दोबारा देख लीजिए, सर्वे हो सकता है, रिपोर्ट्स अलग अलग यूज़ करना। फिर 2-3 वर्ड है और MAE, मैनेजमेंट ऑडिट एविडेंस। बताओ क्या यहाँ नॉर्मल ऑडिट की तरह यहाँ कोई फिक्स एविडेंस होते हैं क्या? ऑडिट एविडेंस यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है फिक्स एविडेंस, ठीक है। देयर इज़ नो फिक्स आइटम ऑफ एविडेंस टू बी चेक्ड बाय मैनेजमेंट ऑडिटर। वहाँ तो फिक्स होता है कि भाई असेट है तो उसके लिए आपको ओनरशिप देखनी है, उसका टाइटल देखना है, उसका एग्जिस्टेंस देखना है, उसका वैल्यूएशन देखना है, ठीक है। तो ये फिक्स चीज़ें हैं वहाँ एविडेंस के लिए आपको, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ इनवॉइस होते हैं, उनकी वाउचिंग वेरिफिकेशन होती है। क्या यहाँ पे फिक्स एविडेंस है? नहीं। तो यहाँ तो वो ये जो हमने पीछे देखा, सर्वे, रिपोर्ट्स, एक्सपीरियंस, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए ही एविडेंस ऑब्टेन करता है। तो ये देखिए वो ज़्यादा भरोसा किस पे करता है? खुद के एक्सपीरियंस और कॉमन सेंस पे, ताकि वो प्रॉपरली रिव्यू स्टडी करके वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई करे। दूसरा, मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम। वैसे नॉर्मल ऑडिट जैसा ये भी एक प्रोग्राम बनाएगा कि ऑडिट प्रॉपरली हो, कोई एरिया छूट ना जाए। फाइनेंशियल ऑडिट में तो छूटने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि ये P&L है, इसमें इतने आइटम है, ये बैलेंस शीट है, कोई पीछे नहीं रह जाए, ये डिस्क्लोजर है, ये नोट्स टू अकाउंट्स है। लेकिन जब आप मैनेजमेंट ऑडिट करते हो तो पीछे एरियाज रह जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। फिर एक चीज़ आती है मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। मैनेजमेंट ऑडिटर अपनी एक रिपोर्ट देगा, ठीक है। रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा? नॉर्मली 4 फैक्टर्स को वो करेगा। सबसे पहले फैक्ट्स, फिर ये कमियां हैं, कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्या क्या डेविएशन है, क्या क्या कमियां हैं, और एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम स्टैंडर्ड्स, उससे क्या डिफरेंस है, एंड द इफेक्ट ऑफ रिजल्ट ऑन फाइनेंशियल एंड फिजिकल, और इस सब का प्रभाव क्या पड़ रहा है किसके ऊपर? कंपनी के फाइनेंशियल और फिजिकल स्टेटस पे। सबसे पहला तो फैक्ट्स, मतलब जो कमियां हैं, फिर उनके लिए कौन जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल पर्सन। तीसरा, क्या क्या डेविएशन है, क्या क्या कमियां हैं एक्चुअल स्टैंडर्ड से। और चौथा, इन कमियों की वजह से ऑर्गेनाइजेशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है कि भाई इसका हर साल इतने रुपए का लॉस हो रहा है, या फिर हमारी इफेक्टिवनेस कम है, हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, मार्केट में अपना शेयर बढ़ा सकते हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। फिर एक वर्ड आता है ऑपरेशनल ऑडिट, आपने सुना होगा शायद। क्या होती है ऑपरेशनल ऑडिट? मैनेजमेंट ऑडिट से अलग कैसे? तो नाम से ही पता चल रहा है, ऑपरेशनल मतलब निचले लेवल, जहाँ ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ ऑपरेशन सर्जरी वाला ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशंस का मतलब जहाँ एक्चुअली वर्किंग होती है, जैसे फैक्ट्री है तो वहाँ काम चल रहा है। मैनेजमेंट ऑडिट नॉर्मली हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लिए होती है, नॉर्मली जो टॉप मैनेजमेंट है उसकी ऑडिट है एक तरीके से। और ऑपरेशनल ऑडिट जो है वो कौन से लेवल की है? निचले लेवल पे काम कैसे तरीके से हो रहा है, मतलब एक्चुअली काम कैसे
एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे डिसीजन को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, वो सही से हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए, ये वेस्ट, इनएफिशिएंसी, एक्सेसिव कॉस्ट, ठीक है, ये मेनली ऑपरेटिंग लेवल पे होता है, मतलब सुपरवाइजिंग लेवल पे, निचले लेवल पे, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज माइक्रो लेवल मैनेजमेंट ऑडिट। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो लेवल, मतलब निचले लेवल का, छोटे लेवल का मैनेजमेंट ऑडिट। ओके, मेरे हिसाब से आपको बात समझ आई होगी मैं जो बताना चाह रहा था। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, कोई भी पर्सन कर सकता है, बस वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। फिर अपॉइंटमेंट कोई भी कर सकता है, मैनेजमेंट या मेंबर्स। फिर स्कोप, ऑब्जेक्टिव, तो नॉर्मली कोई फिक्स नहीं होता इसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसका नॉर्मली ऑब्जेक्टिव यही होता है क्या? मैनेजमेंट के फंक्शंस की परफॉर्मेंस देखना, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या सब लोगों को वो ऑब्जेक्टिव पूरे पता भी है या नहीं, डिफरेंट लेवल पे जो कंट्रोल्स लगाए वो प्रॉपर है या नहीं। ओके, स्कोप में क्या क्या आता है? तो नॉर्मली स्कोप जो है वो भी मैनेजमेंट के द्वारा ही तय होता है। और जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा, इसका स्कोप इन सारी चीज़ों को कवर करेगा कि भाई प्रॉपर रिटर्न दे रहे हैं या नहीं, रिलेशन कैसे हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस अलग अलग लेवल पे कैसी है, ये सारे उसके दायरे में आते हैं चीज़ें। फिर मैनेजमेंट ऑडिट की टेक्निक्स देखी, प्रोसीजर देखे हमने। सबसे पहले वो एरिया सेलेक्ट करेगा, फिर देखेगा क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, फिर एक्चुअल क्या है, फिर दोनों में डिफरेंस है, उसका कारण क्या है, टारगेट ज़्यादा हाई है या मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, और फिर क्या करके इसको बराबर लाया जा सकता है प्रॉपर प्लानिंग और इनके साथ। फिर कुछ टेक्निक्स क्या क्या यूज़ कर सकता है, तो हमने कहा वो सर्वे रिपोर्ट देख सकता है। फिर मैनेजमेंट की अलग अलग जो रिपोर्टें पब्लिश होती हैं उनको, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन, खुद कुछ टेस्ट एग्जामिनेशन कर सकता है, ट्रांजैक्शन का डिस्कशन कर सकता है ऑफिशियल्स और एम्प्लॉयज़ के साथ। फिर 2-3 वर्ड थे, MAE, मैनेजमेंट ऑडिट एविडेंस। यहाँ हमने कहा वहाँ नॉर्मल ऑडिट की तरफ फिक्स कुछ नहीं होता, मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम और मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। अगर समझ आया तो प्लीज़ मेरे तक ज़रूर पहुँचाएँ। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी ऑडिट। और एक और चीज़, आप हमें oneexam.in को फॉलो ज़रूर करें सोशल मीडिया पे, चाहे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर। आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे एग्ज़ाम के। इसके अलावा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो, CA.Sandeep Bishnoi।